मीडिया के को संदेह से क्यों देखा जा रहा है? मीडिया को संदेह से इसलिए देखा जा रहा है कि किसी एक खास चैनल पे किसी खास विचारधारा का विरोध किया करते हुए देखा जाता है, लेकिन उसी एपिसोड के बाद जो विज्ञापन आता है तो जिस पूंजी का विरोध गला फाड़ करके एंकर कर रहे होते हैं, उसी पूंजी का संचालन विज्ञापन में दिखता है। पहले लोग कहते थे कि अखबार बेच करके अखबार जो होते हैं लिख करके बिकते थे, और आज अखबार बिक करके तब लिखे जाते हैं। कि जो चौथा स्तंभ है प्रेस, उसकी स्वायत्ता, उसकी ऑटोनॉमी, उसकी फ्रीडम, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को का एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट सिद्ध करने के लिए, और जो हमारे शहीद हुए, क्योंकि 90s का फेज़ आप देखेंगे, 80s का फेज़, मिडिल ईस्ट का, जिसमें बहुत बड़े बड़े मीडिया कर्मी आघात हुए, उनको श्रद्धांजलि भी देनी है। और उसकी आज़ादी पर विचार होता है कि कितना आज़ाद है, कितनी आज़ादी छीन रही है, तो उसके लिए प्रेस भी जिम्मेदार है। जैसा कि विज्ञापनों की बात आती है, प्रिंट मीडिया विशेषकर में जो विज्ञापन प्रदाता एजेंसियां हैं, उन पर निर्भरता होती है, तो उन पर निर्भरता कहीं ना कहीं उनको परतंत्रता की ओर ले जाती है। एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम हो, लेकिन किस मामले में? राष्ट्र हित में हो। ऐसा नहीं कि हम बोले जा रहे हैं और कहीं दंगा भड़क रहा है, कहीं महिलाओं का हनन हो रहा है, महिलाओं के अधिकार का। तो इसमें बड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, संतुलन बनाने की ज़रूरत है। बगैर इसके मीडिया के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। खासकर भारत जैसे लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए ये तो बहुत ही मैंडेटरी है। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत कर रही हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज है 3 मई। 3 मई को विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन कितना स्वतंत्र है आज हमारा पत्रकारिता विभाग? इसे हम कहते हैं कि हमारे जो है वो चौथा स्तंभ है, संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है। और कहा जाता है कि अगर तीनों कार्यपालिकाओं में अगर कोई गलती हो तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता उसको संभालता है। लेकिन पत्रकारिता की अपनी कुछ आज़ादियां हैं, उनके अपने कुछ एथिक्स हैं, और उसके बावजूद कुछ बहुत सारी चुनौतियां हैं। 1993 से यूएन ने इस दिवस को, यानी कि 3 मई को, पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय लिया। क्योंकि एक पत्रकार जब आपके सामने कोई सूचना लेकर आते हैं, समाचार लेकर के आते हैं, तो कई बार उसमें कुछ जोखिम भरा होता है, कई बार वो अपनी जान गंवा देते हैं। तो उन पत्रकारों के सम्मान में इस दिवस को मनाया जाने लगा। और आगे आज की क्या स्थिति है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे खास मेहमान। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ में हैं हमारे डॉक्टर राजेश्वर कुमार, जो कि मीडिया विश्लेषक हैं, समन्वयक पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग एलएस कॉलेज से। फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर भारती सेहता, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजनीति विज्ञान विभाग BRABU। और हैं हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र तिवारी, जो कि RDS कॉलेज पॉलिटिकल साइंस विभाग में हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम जो चर्चा शुरू करेंगे, तो डॉक्टर भारती, हम आपसे ही सवाल शुरू करते हैं और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि क्या है आज के दिवस को मनाने की प्रासंगिकता, और आज के परिदृश्य में आप क्या देखते हैं? धन्यवाद फर्स्ट लुक बिहार का मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। देखिए, 1991 से जो समय आया, उसमें लोकतंत्र एकदम एक स्थापित शासन व्यवस्था हो गई। लेकिन एक शासन व्यवस्था के रूप में स्थापित होने के साथ साथ लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में स्थापित करना था। तो यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 1991 में ही एक उद्घोषणा की गई, जिसको 1993 में इम्प्लीमेंट किया गया, कि जो चौथा स्तंभ है प्रेस, उसकी स्वायत्ता, उसकी ऑटोनॉमी, उसकी फ्रीडम, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को का एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट सिद्ध करने के लिए, और जो हमारे शहीद हुए, क्योंकि 90s का फेज़ आप देखेंगे, 80s का फेज़, मिडिल ईस्ट का, जिसमें बहुत बड़े बड़े मीडिया कर्मी आघात हुए, उनको श्रद्धांजलि भी देनी है। और प्रेस के इम्पोर्टेंस को
बताना है दुनिया को, क्योंकि डेमोक्रेसी का वो चौथा स्तंभ है। इसके लिए यूएन जनरल असेंबली ने 1993 में इस वर्ल्ड प्रेस डे को 3 मई एक दिन के रूप में मनाने का फैसला किया। और आप देखिए हर बार इस प्रेस फ्रीडम के साथ वो सोशल डेवलपमेंट और सोशल यूटिलिटी के लिए कुछ एक थीम को ज़रूर रखते हैं। इस बार की जो थीम है वो है एआई से रिलेटेड। लगातार उस पर बातें हो रही हैं कि रिपोर्टिंग ऑन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। क्योंकि अभी जो 2025-24 से जो लास्ट ईयर का एनवायरनमेंट का इशू था इसके साथ जुड़ा हुआ, इस बार का एआई का है। अभी आप देख रहे हैं कि मीडिया तो हमेशा से ही अवेलेबल है, लेकिन सोशल मीडिया का जो युग आ गया है, और वॉर तो हमेशा ही है। यूक्रेन में अभी क्या चल रहा है हम आप जाके नहीं देख रहे हैं, जो हमें मीडिया दिखा रही है हम उसे देख रहे हैं। तो कन्फ्लिक्ट्स हमेशा हैं, लेकिन कौन सा कन्फ्लिक्ट को कैसे परसीव किया जाए, उसकी क्या ऑब्जेक्टिविटी है, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, ये प्रश्न हमें तो इतनी लार्ज डेमोक्रेसी में मीडिया ही बता सकती है उसकी रियलिटी को। तो और उसमें अब ये हेट स्पीच और एआई का रोल, इसके स्पेसिफिक थीम को यूएन जनरल सेक्रेटरी ने अभी गुटरेस जी ने भी अनाउंस किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिबेट। जी जी बिल्कुल। अभी आगे बढ़ते हैं, हम डॉक्टर देवेंद्र तिवारी जी के पास बढ़ते हैं। और आज जो है प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन प्रेस हमारा कितना स्वतंत्र है इस बारे में जानते हैं? जी, प्रेस की स्वतंत्रता की अगर बात करें तो मेरे विचार से प्रेस स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेगा भी, बशर्ते कि अगर आप या उसकी परतंत्रता पर विचार होता है, उसकी आज़ादी पर विचार होता है कि कितना आज़ाद है, कितनी आज़ादी छीन रही है, तो उसके लिए प्रेस भी जिम्मेदार है। जैसा कि विज्ञापनों की बात आती है, प्रिंट मीडिया विशेषकर में जो विज्ञापन प्रदाता एजेंसियां हैं उन पर निर्भरता होती है, तो उन पर निर्भरता कहीं ना कहीं उनको परतंत्रता की ओर ले जाती है। जी, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज भी तो डिपेंडेंट है। जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है कि सरकार से कितनी सूचनाएं ससमय उनको प्राप्त होती है, ये उनको किसी न किसी विचार एक चुनौती बन रही है और उनको एक विशेष विचारधारा की तरफ आकर्षित करती है। और सोशल मीडिया को हम इग्नोर नहीं कर सकते आज के समय में। ग्लोबल डिजिटल रिपोर्ट अभी आई है फरवरी में, जिसमें जो इशारा कर रही है कि जो न्यूज़ हैं, जो आजकल के युवा हैं, हम जानते भी हैं कि भारत युवाओं का देश है, तो युवा वर्ग 50% से ज़्यादा युवा समाचारों के लिए सोशल मीडिया पर निर्भर हैं और विश्वास जताते हैं। जब उनको कहीं से कोई खबर मिलती है तो सबसे पहले वो सोशल मीडिया की सर्च करते हैं और उस न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं। यह एक प्रश्न उठाता है स्थापित प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु एक सामने आया है कि कहीं ना कहीं जब खबरों की ऑथेंटिसिटी से चेक करनी होती है तो लोग जो युवा हैं विशेष रूप से वो सोशल मीडिया की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं डॉक्टर राजेश्वर कुमार जो कि मीडिया विश्लेषक हैं, और हम उनसे जानते हैं कि जिस तरह से बात हो रही है कि एक तरह से मीडिया पे संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, किस नज़रिए से देखते हैं आप इस परिस्थिति? नहीं, विषय ये है कि मीडिया की स्वायत्तता खतरे में है, और मीडिया यदि संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा तो उसकी चुनौतियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। विशेषकर हम लोग बताते हैं कि हमेशा जर्नलिस्ट को या मीडिया से जुड़े हुए लोगों को सरोकार की पत्रकारिता करनी चाहिए, सरकार की पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए। मीडिया का काम है लोकतंत्र की तंदुरुस्ती के लिए काम करना, और जिस समाज का, जिस राष्ट्र का लोकतंत्र जितना समृद्ध और मजबूत होगा, वहाँ की मीडिया भी उतनी समृद्ध, सशक्त और सुधारक की भूमिका निभा पाएगी। मीडिया को संदेह से क्यों देखा जा रहा है? मीडिया को संदेह से इसलिए देखा जा रहा है कि किसी एक खास चैनल पे किसी खास विचारधारा का विरोध करते हुए देखा जाता है, लेकिन उसी एपिसोड के बाद जो विज्ञापन आता है तो जिस पूंजी का विरोध गला फाड़ करके एंकर कर रहे होते हैं, उसी पूंजी का संचालन विज्ञापन में दिखता है। पहले लोग कहते थे कि अखबार बेच करके, अखबार जो होते हैं लिख करके बिकते थे,
आज अखबार बिक करके तब लिखे जाते हैं। आप देखिए, न जाने कितने पत्र पत्रिकाओं की हम उदाहरण देख सकते हैं, चाहे हिंदी की जो पत्र पत्रिकाएं हों या समाचार पत्र हों, दैनिक हों, या अंग्रेज़ी जो जितने भी बड़े लीडिंग जो न्यूज़पेपर्स हैं, उनका पहला दूसरा पेज, लास्ट पेज सब विज्ञापन है। वो मारुति है, उस पर हुंडई है, उस पर मल्टीनेशनल कंपनियों की भरमार है। तो आज जिस दिवस को हम लोग मना रहे हैं 3 मई को, आप इसके कालखंड को देखें कि 1991 से इसकी घोषणा होती है। ये 1991 क्या है? वहाँ से एलपीजी की शुरुआत होती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। पूरे विश्व में जब भूमंडल का नृत्य शुरू होता है और नंगा नृत्य जो शुरू होता है, उसका उद्घोष जो होता है, राष्ट्र राज्य की सीमाएं समाप्त होने की बात कही जाती है, तो वहाँ से मीडिया की स्वायत्तता का प्रश्न उठता है। यही कारण है कि उस समय यह अनुभव किया गया कि मीडिया की स्वायत्तता आवश्यक है, क्योंकि मीडिया को खतरा किसी दूसरे से नहीं है, सत्ता की निरंकुशता से कम है, पूंजी की निरंकुशता से ज़्यादा है। आज मीडिया पर कॉरपोरेट का दबाव है, मीडिया पर राजनीतिक दबाव होते हैं। राजनीतिक दबाव के पीछे के निहितार्थ को देखेंगी तो उसमें भी पता चलेगा कहीं ना कहीं आर्थिक दबाव मूल कारण है। तो मीडिया यदि सबसे ज़्यादा मीडिया के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो अपने साख को बचाने की चुनौती है, वो उसे आत्ममंथन की चुनौती है, और उसके लिए मीडिया स्वयं भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। क्योंकि मीडिया का काम सिर्फ इंटरटेनमेंट प्रस्तुत करना नहीं है, सिर्फ बेचना नहीं है, वह मीडिया लिटरेसी की ओर आगे बढ़ना है। समाज की अभिरुचि को उसका परिष्कार करना भी मीडिया का काम होता है। तो मीडिया समाज की इस अभिरुचि को, समाज की जो इंटरेस्ट है उसको बदल क्यों नहीं पाता है? आप जो ये बार बार मीडिया कह रहे हैं, आप एक मीडिया विश्लेषक हैं, शिक्षक भी हैं, मैं चाहूँगी कि मीडिया शब्द का एक बार अगर आप विश्लेषण करते हैं। नहीं, मीडिया शब्द मैंने कहा ही, मीडिया जैसे आप उस समय से लगातार आप चर्चा कर रही हैं कि चौथा खंभा है लोकतंत्र का। तो जिस राष्ट्र में लोकतंत्र है, जिस देश में लोकतंत्र है, मीडिया उसी के लिए ही बना है। आप बगल के पड़ोसी राष्ट्र में, चीन में मीडिया की कल्पना ही कर सकते हैं, आप भारत में ही ये कल्पना कर सकती हैं अपने ही देश में, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र है, फल फूल रहा है। इसलिए यहाँ के मीडिया चैनल बैठ करके भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, हमारी रणनीतिक जियो पॉलिटिक्स हमारा क्या होगा, हमारा वार रूम कैसे काम कर रहा है, इस पर भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। तो कोई सत्ता की निरंकुशता तो मीडिया पर नहीं दिखती है, लेकिन कॉर्पोरेट की तो है, विज्ञापन कटिंग का भय है। और एक चीज़ जान लीजिए कि कई उदाहरण है, आज देख सकती हैं कि जिन लोगों ने संजीदगी के साथ पत्रकारिता की है या कर रहे हैं, उनके पास अवसर भी है। ऐसा नहीं है कि कोई चैनल से निकाल दिया गया तो उसके पास फॉलोअर्स नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं। यदि आप मूल्यों को, सरोकारों को बचा करके रखेंगे तो पूंजी आपको बहुत हद तक प्रभावित नहीं कर सकती है, क्योंकि ये सिटीजन जर्नलिज्म का एज है, सिटीजन जर्नलिज्म के युग में हम जी रहे हैं। तो ऐसे समय में राष्ट्र राज्य की सीमाएँ तो पहले ही समाप्त हो रही थी ग्लोबलाइजेशन के कारण, आज रहा ही नहीं। बहुत सारी बाधाएं समाप्त होने वाली हैं टेक्नोलॉजी के कारण। एआई के युग में तो भाषाओं का जो एक बैरियर था वो भी टूट जाएगा, वो भी टूट जाएगा। बिल्कुल, मतलब एक तो जो मीडिया हाउसेस की जो बाधाएं हैं कहीं ना कहीं वो भी अब खत्म होती जा रही हैं, लेकिन फिर भी मीडिया एथिक्स और मीडिया स्वतंत्रता बहुत ही पतली सी धारी का अंतर रखता है। इसके बारे में जानते हैं डॉक्टर अमानुल्लाह से कि ये जो मीडिया की स्वतंत्रता की बात है, लेकिन मीडिया की स्वतंत्रता के साथ साथ मीडिया एथिक्स की बात आती है, इसके बारे में हमारे दर्शक। मैडम, जैसा कि मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है, पहली बात कि यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र ने, उसके जन सूचना विभाग ने इसको 1991 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में घोषित किया। 3 मई 1993 से हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ। भारत को छोड़ दिया जाए, जो लोकतांत्रिक देश नहीं है, जैसे सऊदीया, एक मैं पढ़ रहा था कहीं, वहाँ की मीडिया ने एक बार वहाँ के राजा और जो शाह हैं उनके खिलाफ लिख दिया तो उस पत्रकार की हत्या कर दी गई। लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक, भारत ब्रिटेन जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए मीडिया का निष्पक्ष होना, जानदार होना, जैसे हमारी ज़िंदगी में सांस लेना ज़रूरी है, वैसे ही मीडिया के लिए ज़िंदा होना, निष्पक्ष होना ज़रूरी है। लेकिन मीडिया निष्पक्ष हो, निष्पक्ष इस मामले में मीडिया की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम,
हो, लेकिन किस मामले में? राष्ट्रहित में हो। ऐसा नहीं कि हम बोले जा रहे हैं और कहीं दंगा भड़क रहा है, कहीं महिलाओं का हनन हो रहा है, महिलाओं के अधिकार का। तो इसमें बड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, संतुलन बनाने की ज़रूरत है। बगैर इसके मीडिया के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। खासकर भारत जैसे लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए ये तो बहुत ही मैंडेटरी है। लेकिन जो पूंजीपतियों का, जैसा कि हमने अभी चर्चा में सुना कि पूंजीपतियों का एक तो है प्रभाव जिसका कि असर मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों पे दिखता है, इसके ऊपर क्या? देखिए, मैं हिंदुस्तान में जैसे कि हमारे मित्र राजेश्वर जी ने कहा कि 1991 से ही कहीं ना कहीं मीडिया में पूंजीपतियों का जिग जग है, कहीं ना कहीं उनका प्रभुत्व बढ़ा है उसी वक्त से। लेकिन आज की तारीख में जहां सोशल मीडिया है, बहुत सारे ज़राए रिसोर्सेज हो गए हैं न्यूज़ जानने के लिए, चीज़ों से अवगत होने के लिए। वैसी हालत में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उससे अवगत रहें। लेकिन पूंजीपतियों का दबदबा कहीं ना कहीं बड़ा है। उसके पीछे रीज़न है, हर आदमी चीज़ें बदली है, हर 10 बरस पर चीज़ें बदल जाती है, बहुत तेज़ रफ्तार में दुनिया आगे बढ़ रही है और हर आदमी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपॉर्चुनिस्ट टाइप का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कतई कि हम निष्पक्ष से हट जाएं। हमारी कोशिश होनी चाहिए, मीडिया पर्सन को भी, मीडिया बंधुओं को भी, कि भाई कहीं ना कहीं निष्पक्षता से काम लें। धन्यवाद जी, डॉक्टर राजेश्वर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि मीडिया ऐसा नहीं है कि मीडिया की जो ऐतिहासिक पीठिका रही है ऐसी ही रही है। यह मीडिया स्वाधीनता आंदोलन का एक बहुत बड़ा हथियार था, शस्त्र था। और जितने लोगों ने बलिदान दिए हैं इस देश की स्वतंत्रता के लिए, मूल्यों की स्थापना के लिए, इस भारत के संदर्भ में नहीं कर रहा हूँ, विश्व की जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं सब में मीडिया ने बड़ी भूमिका निभाई है। मीडिया जो होती थी वो बुद्धिजीवियों का एक बहुत बड़ा हथियार होता था, शस्त्र होता था। लेकिन अब पहले मीडिया लोगों की खुशी का प्रसार करता था, अभी आप मानवीय संवेदनाओं का भी व्यापार हो रहा है। तो सबके केंद्र में हिंसा परोसी जा रही है, हिंसा को बेचा जा रहा है, गृह कलह को जो कभी लोग छुपाते थे और घर के जो क्लेश होते हैं उसको भी सार्वजनिक करके बिग बॉस की संकल्पना आ रही है। ये क्या है? ये सब हिंसा को, भ्रष्टाचार को, करप्शन को भी बेचा जा रहा है। तो मीडिया को कोई सनसनीखेज खबर आ रही है तो उसकी संवेदनशीलता समाप्त हो जा रही है। टीआरपी और व्यूज के खेल, ये उसके केंद्र में तो पूंजी है ना, पैसे है ना, लाभ है, मुनाफा। उसके कारण अभी आपको कई सारे रिपोर्टर्स मिल जाएंगे। मैंने एक उदाहरण देखा कि एक महिला जो है जल में डूबी हुई थी, बाढ़ में, और उससे मीडिया वाला पूछ रहा है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। ये क्या है? इस तरह की संवेदनहीनता का परिचय मीडिया में दिया जा रहा है। वहाँ तो कोई पूंजी का दबाव नहीं था, लेकिन उससे पता चलता है आज भी कोई दुर्घटनाग्रस्त है, छटपटा रहा है, लहूलुहान है, लेकिन वहाँ वीडियो वायरल किया जा रहा है। तो होना चाहिए, आप चीज़ों की रिपोर्टिंग करिए, लेकिन वहाँ पहले उसका उपचार ज़्यादा जरूरी है। तो मीडिया कर्मियों को ये इस बात का भान होना चाहिए कि सबसे पहले वो मनुष्य हैं, और मनुष्य हैं, वो जानवर नहीं है, और जानवरों में भी संवेदनशीलता होती है। तो जो आधारभूत बात है, मूल्य और संवेदनशीलता, इसको मीडिया को खोने की जरूरत नहीं है। फिर पूंजी के प्रभाव से लड़ना आसान हो जाएगा। जी, मतलब कहीं ना कहीं मानवीयता हमें नहीं खोनी है। कुछ भी, कोई भी रोजगार है या कोई भी जो विभाग है वो मानवता के मूल्यों से ऊपर नहीं उठता। वापस आते भारती सेहता जी के पास। जैसा आपने शुरुआत में ही कहा कि एआई की बात हो रही है और अभी सोशल मीडिया की भी चर्चा हमने की, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जैसे अभी डॉक्टर राजेश्वर ने कहा कि सोशल मीडिया और टीआरपी और ये जो पूंजीपतियों के चक्कर में क्या हो रहा है कि हमारा ध्यान न्यूज़ से ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी और उसके आर्थिक बेनिफिट की तरफ जा रहा है। तो जब एआई आ जाएगा तो कितना एथिकल रह जाएगा मीडिया? एआई के हर टेक्नोलॉजी का, और शुरुआत से साइंस का भी, हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ इट, आप उसके दास बन जाते हो या आप उसके ऊपर मास्टर रहते हो। देखिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस का आज 21st सेंचुरी तक कोई बेजोड़ नहीं है। एआई भी तो हम ही ने बनाया है। तो क्या है, रैशनैलिटी और डेटा तो हम उसे दे देंगे, लेकिन जो विजडम है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग के पास ही है। जी, विजडम भी ह्यूमन के पास है और सेंसिटिविटी भी तो ह्यूमंस के पास है। विजडम कंटेन्स रैशनैलिटी एज वेल एज इमोशनल रैशनैलिटी, मीन्स नो इमोशनल, आपका संवेगात्मकता की जिससे हम बात कर रहे थे। तो एआई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत कॉन्शियस होने की ज़रूरत ज़्यादा है ये समझने के लिए कि
हम एआईस को ऑफ कोर्स उसको जब न्यूज़ को एक्सपेंड करना है और सोशल मीडियाज़ क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या है तो हम उसको कैसे उसके टूल्स को यूज़ करें उसके एलैबोरेट करने में अपने न्यूज़ को, लेकिन उसके दास ना बन जाए, है ना। और उसमें सही और गलत यानी वही जो अब यहाँ पे रोल आ जाएगा ह्यूमन एजेंसी का और ज़्यादा, क्योंकि आपका जो इंटरप्रिटेशन है कोई भी डेटा आपके कोई न्यूज़ आती है कहीं ना कहीं जो मीडिया कर्मी जो बुद्धिजीवी हैं उसमें उसका ये योगदान जरूर है कि वो उसको पढ़ के देखे समझ के देखे कि ये फेक है या नहीं है। आजकल आप देखिए बार बार कोई न्यूज़ वायरल हो जाती है उसके बाद समझ में आता है कि वो फेक है। तो इसमें क्या, क्योंकि मीडिया का उद्देश्य क्या है, आज उद्देश्य इंटरटेनमेंट है और जब हमारा फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था तब उद्देश्य था आज़ादी। तो अगर उद्देश्य सिर्फ इंटरटेनमेंट है या लोकतंत्र को मजबूत करना है या जनता की आवाज़ बनना है, हमें अपने अगर जैसे ही हमने अपने उद्देश्य क्लियर किए तो कैपिटलिज्म का प्रभाव खुद ही धीरे धीरे कम होगा। आपने बात स्टार्ट की थी फ्रीडम से। फ्रीडम क्या है? क्या कोई रिस्ट्रिक्शन ना होना फ्रीडम है या उस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का होना फ्रीडम है जिसमें ह्यूमन का रियल सेल्फ विजडम डेवलप्ड हो सके? उसके लिए चाहे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ फॉलो करने या अपनी आवाज़ को और अपने उद्देश्यों को क्लियर रखना हो। जैसे जैसे ह्यूमन की अपनी क्लैरिटी होगी उस विजडम पर पहुंचेगा कि उस अपने डेवलपमेंट के नाम पर ना वो इन्वायरमेंट को और न सिर्फ सबको एक्सप्लॉइट कर ले, तैसे तैसे चाहे वो मीडिया हो और डेमोक्रेसी हो उस वेलबींग से डेवलप करेगी। तो मीडिया हो या डेमोक्रेसी हो उसको अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है, ह्यूमन सेंसिटिविटी जो है उसकी ज़रूरत हमेशा होती रहेगी और ये तो हमेशा एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करेगा। और जब एक इंडिविजुअल सही होगा तभी हम सोसाइटी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं या मीडिया से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक ट्रांसपेरेंसी लेकर के आएगा। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर देवेंद्र तिवारी जी के पास। और अभी हम देखते हैं कि मीडिया का यूज़ एक तरह से प्रोपेगेंडा वॉर, प्रॉक्सी वॉर के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये कितना एथिकल, नॉन एथिकल या प्रेस फ्रीडम या नॉन फ्रीडम, किस एंगल से देखते हैं इसको? और देखिए उसके पहले आपकी बातों का जवाब देने से पहले मैं कुछ भारतीय संविधान से जुड़े हुए कुछ आर्टिकल का उल्लेख करना चाहूँगा जहाँ से भारत में प्रेस की स्वतंत्रता जिसमें निहित है। आर्टिकल 19 जो अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है और वहीं से भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। लेकिन जैसा भारती जी ने कहा कि युक्त प्रतिबंध, प्रत्येक 5 तरह की स्वतंत्रताओं की बात करता है आर्टिकल 19 और सारे में प्रतिबंध की बात करता है, युक्त प्रतिबंध की, रेशनल रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। और अगर हम प्रियम्बल देखें भारत के संविधान की तो शुरू करता है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, और वहाँ से सारे स्वतंत्रताएं देते हुए, समानता की बात करते हुए, जस्टिस की बात करते हुए लास्ट में आता है राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो अगर प्रेस की फ्रीडम की हम बात करते हैं या ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वह कहीं से भी नेशनल इंटीग्रेशन या सामुदायिक सद्भाव के विरुद्ध न जाए। और रही बात प्रॉक्सी वार की, तो अभी जैसे जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं 22 अप्रैल के बाद से, तो मीडिया की भूमिका अहम हो जाती है और मीडिया कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गई थी और आर्मी के हलचलों को, उसके मूवमेंट को भी प्रचारित करने लगी थी, लाइव करने लगी थी। और लास्ट में गवर्नमेंट को एक निवेदन करना पड़ा कि आप कृपया आर्मी के मूवमेंट को न चलाएं। जी, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और मीडिया ने ये जो मुहिम चलाई हुई है अभी जो चल रहा है लगभग सभी मीडिया घरानों के द्वारा, वो कहीं न कहीं हमारे सेना, हमारी सरकार और हमारी जनता सबका मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। मतलब जो एक तरह से जो मीडिया का है वो मनोबल बढ़ाने का काम भी मीडिया का है। इस तरह की सिचुएशन, जिस तरह का सिचुएशन से अभी हमारा भारत देश गुजर रहा है, लेकिन एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए, ये कहीं पे भी उकसाने वाला नहीं होना चाहिए। एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए चलते हैं डॉक्टर राजेश्वर कुमार के पास और हम आपसे जानना चाहेंगे कि ठीक है, एक प्रोपेगेंडा और प्रॉक्सी वॉर के लिए यूज़ किया जाता है मीडिया में, हम देखते हैं कि किस तरह से कभी कभी गाली गलौज और बहुत ही अग्रेसिव स्टेटमेंट चला जाता है, लेकिन ओवरऑल ये जो ट्रेंड बन गया है इसको फिर संतुलित रख करके और प्रेस की जो मूलभूत है धारणा उसको कैसे बचाया जाए? ये जो आजकल विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिस प्रकार की एक तेज़ी, तीव्रता आप देख रही हो, ये कहीं ना कहीं उसके पीछे भी टीआरपी है और बिकने की छटपटाहट है। ये पहले
जब हम लोग देखते थे इस तरह के टीवी डिबेट्स वगैरह, तो उस पर बहुत बारीकी से हमने सोचा कि आखिर क्यों ऐसे बोलते हैं। जो जितना गला फाड़ करके बोल रहा है, जितनी रेटोरिक के साथ बोल रहा है, उसके अंदर फैक्ट्स ला रहा है, लेकिन फैक्ट्स से ज़्यादा उसकी चिल्लाहट, बौखलाहट जो है, वो बौखलाहट बेची जा रही है। उसके खरीदार हैं, ग्राहक हैं। और सोसाइटी, हमारा समाज, जिसकी रुचियाँ, जिसका इंटरेस्ट उसकी ओर है, वो देख रहा है। जिस चैनल पर बौखलाहट बहुत ज़्यादा है, जिसमें एंकर चिल्ला रहा है, एकदम लग रहा है कि युद्ध की भूमिका में है, वह ज़्यादा देखा जा रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं समाज का मानस जो है वह उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। मीडिया का वह संभ्रांत एक जो क्लासिकल अंदाज होता था, जिसमें गंभीर से गंभीर विषयों पर बहस होती थी, वो समाप्त हो रहा है। वह जो विधा थी, वह जो फिक्शन था मीडिया का, वह लुप्त प्राय हो रहा है। और एक तरह से मीडिया का जो टीवी डिबेट शो चलता है, वो जंग का मैदान बन गया है। ये बहुत मतलब डरावना है और इसके अपने खतरे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में यह खतरा और बढ़ने वाला है। इसलिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि जो संजीदा पत्रकार हैं और जो संजीदगी के साथ पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, या जो संजीदे इंसान हैं, उनको समाज की रुचियों का संस्कारित करना होगा, समाज की रुचियों का परिष्कार करना होगा। क्योंकि मीडिया इन्फोटेनमेंट है, इन्फॉर्मेशन भी है और इंटरटेनमेंट भी है। लेकिन आज मीडिया इन्फॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट से आगे बढ़ करके मतलब उन्माद को भी बेचने के लिए तैयार है। तो व्यापार का यह स्तर हो गया है। यह हमें सचेत करता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम जितना जल्दी हो सके संजीदगी को और संवेदनशीलता को मीडिया जगत में स्थापित करें। यह मीडिया की स्वायत्तता को बचाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। मीडिया की स्वायत्तता को बचाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी संवेदनशीलता को बचाए रखें, और इसमें हम एज अ व्यूअर, जो हमारे दर्शक हैं, वो एक बहुत बड़ी भागीदारी निभा सकते हैं कि हमारा जो रुझान है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव न्यूज़ की तरफ है। और अगर हमारा रुझान ही नेगेटिव न्यूज़ की तरफ होगा तो जाहिर सी बात है कि जो मीडिया चैनल्स हैं, जो पत्रिकाएं हैं, वो आपकी तरफ नेगेटिविटी ही परोसेंगी, और ओवरऑल हमारा जो समाज है वो एक नेगेटिव समाज बन के तैयार होगा। जो कि पत्रकारिता के जो मूलभूत सिद्धांत हैं कि आप तक खबर और जानकारियाँ पहुँचाई जानी चाहिए, जैसा कि कहा कि इन्फोटेनमेंट है, इन्फॉर्मेशन विथ एंटरटेनमेंट। तो प्रयास यही रहे कि जो स्वतंत्रता मिली है प्रेस को, वो इन्फोटेनमेंट को ध्यान में रख के हो, ना कि वो किसी पूंजीपति के दबाव में हो। तो इसी तरह से दर्शक और मीडिया कर्मी मिल करके एक सुंदर समाज को बना सकते हैं और प्रेस की स्वतंत्रता को भी कायम रख सकते हैं। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। हमारे मेहमान जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब लेते हैं आपसे इजाज़त। बने रहिए हमारे साथ हमारे इस चैनल पर, और प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।